हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे से होंगे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फंक्शंस। तो आज हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक फंक्शंस यानी मैथमेटिकल फंक्शन। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिकल फंक्शन जिसमें मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, काउंट, काउंटिंग, ये सारे फंक्शंस देखेंगे। उसके अलावा हम टेक्स्ट फंक्शन भी पढ़ेंगे। टेक्स्ट फंक्शंस के बारे में भी क्वेश्चंस आते हैं ओ लेवल में, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट कराई हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लॉजिकल फंक्शंस एंड लुकअप फंक्शन। ओके, लुकअप फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कभी भी आप प्रोफेशनली किसी जॉब में अगर जाते हो इंटरव्यू के लिए, तो वहाँ पर लुकअप के बारे में ज़रूर पूछा जाता है। तो उस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। और आज की भी वीडियो इम्पॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए हम देखते हैं और जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मा, आपकी कंप्यूटर ट्रेनर, और आप देख रहे हैं CKC, दैट इज कंप्यूटर नॉलेज सेंटर वेयर योर ड्रीम्स कम ट्रू। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं ओ लेवल का कोर्स, जिसमें फर्स्ट पेपर कंप्लीट होने वाला है और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेकेंड पेपर, जिसमें HTML से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और अगर वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिए। ओके, मैथमेटिकल फंक्शंस में सम फंक्शन मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। इस पर मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, तो आप लोग देख लीजिएगा। उसमें सम कितनी तरह से कैसे कैसे किया जाता है, वो सारी चीज़ें आपको उसमें मिल जाएंगी। तो अभी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं इंट फंक्शन। इंट मीन्स होता है इंटीजर। क्या होता है? इंटीजर। ओके, इंटीजर क्या होता है? कोई भी वैल्यू जब इस तरह की होती है तो वो इंटीजर वैल्यू होती है। कोई भी वैल्यू जब इस तरह की होती है तो वो इंटीजर वैल्यू होती है। और अगर कोई वैल्यू इस तरह से होती है, डॉट के बाद डेसिमल पॉइंट्स होते हैं उसमें, तो वो इंटीजर विद डेसिमल होती है। ठीक है, तो यानी कि डेसिमल से पहले की डिजिट जो है वो इंटीजर कहलाती है, और डेसिमल से बाद की डिजिट जो है वो रियल या फिर फ्रैक्शंस में होती है, और उसे डेसिमल ही बोला जाता है। ओके, तो कहीं पर अगर कोई डिजिट डेसिमल के साथ आ रही है और हमें उसमें से डेसिमल रिमूव करने हैं, तब हम इंट फंक्शन का यूज़ करते हैं। कैसे करेंगे? उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले लगाएंगे इक्वल, फिर लिखते हैं इंट, और उसके बाद जो है वो ब्रैकेट लगाते हैं शिफ्ट के साथ 9, और जो भी डिजिट हो, जैसे कि यहाँ पे है 56654। ओके, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हमारी वैल्यू आ गई है, इंटीजर वैल्यू, जिसमें से डेसिमल रिमूव कर दिया गया है। ओके, तो अब आप बोलेंगे कि हम ऐसा लिखेंगे ही क्यों, हम 56 ही लिखें। तो ऐसा हम लिखते नहीं हैं, ऐसा आता है। कैसे आता है? जैसे कि हम अगर किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, मान लीजिए 5 को हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 2.5। ओके, लेकिन क्योंकि हमने इंटीजर लगा दिया है और 0.5 को वो रिमूव कर देगा, तो आंसर क्या आएगा? 2। ओके, तो अगर ये आपको अच्छे से और समझना है तो मैं आपको लेके चलती हूँ अपनी मार्कशीट पर, और यहाँ पर हम लोग निकालते हैं परसेंटेज। ओके, ये है हमारी परसेंटेज, और हम यहाँ पर अगर परसेंटेज इंट के साथ निकालेंगे, पहले अच्छा बिना इंट के निकालते हैं तो देखते हैं क्या होता है। परसेंटेज हमारी है F3 में, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और डिवाइड बाय 300, क्योंकि मैक्सिमम 300 मार्क्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 4 टाइम्स आ रहा है और हमें ये 3 नहीं चाहिए, तो हम अपने इस फंक्शन को इंट के अंदर कर देंगे। ओके, इंट फंक्शन में हम इसको जब रख देंगे तो क्या होगा, इंटीजर्स रिमूव हो जाएंगे और हमारी डिजिट जो है वो 3 में आ जाएगी। इसी तरह से इंटीजर्स में वैल्यूज़ और भी आए तो हम इसको ड्रैग कर सकते हैं, या फिर हम इसे Ctrl D प्रेस करके भी कर सकते हैं।
तरह से आ गया है। अगर हम इसमें से रिमूव कर देंगे तो ये यहाँ पर इंटीजर्स हट जाएंगे। ओके, आई होप आपको इंटीजर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एबीएस फंक्शन की। एबीएस फंक्शन का फुल फॉर्म होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। क्या होता है? एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? नॉर्मली हमें पता है कि जब भी हम कोई नंबर लिखते हैं तो वो नंबर प्लस में होता है। जैसे कि ये 65 है तो ये प्लस में है, लेकिन हम इसमें प्लस का साइन नहीं लगाते हैं। अगर हम कोई नंबर निगेटिव लिखते हैं तो हम उसमें निगेटिव का साइन लगाते हैं, यानी माइनस का साइन लगाते हैं। ठीक है, तो अगर किसी डिजिट में माइनस का साइन आ रहा है और हमें उसे रिमूव करना है तो उसके लिए हम एबीएस फंक्शन यूज़ करते हैं। ओके, तो जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा इज इक्वल एबीएस ब्रैकेट -87। ओके, तो हमने ये 87 लिखकर एंटर किया तो ये आंसर क्या आएगा? नॉर्मल 87 आएगा। ठीक है, माइनस का साइन हट जाएगा। अब वही चीज़ है कि एबीएस का यूज़ हम कब करेंगे? जब हमें कोई छोटी डिजिट से बड़ी डिजिट माइनस करनी होगी तो क्या होगा? आंसर माइनस में आएगा और हमें वो आंसर माइनस में नहीं चाहिए, तब हम उसका यूज़ करेंगे। ओके, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। इस नंबर को अगर हम यहाँ पर सिंपली करके देखते हैं 3 - 9 तो आंसर क्या आता है? -6। ओके, आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद है SQRT। SQRT यानी कि स्क्वायर रूट। ओके, क्या है? स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट आपको पता होगा, किसी भी डिजिट को उसी से मल्टीप्लाई करने पर जो डिजिट आती है वही उसका स्क्वायर रूट होता है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं 4 किसका स्क्वायर रूट है? 16 का। ओके, तो अगर हम यहाँ पर 16 का एक स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा? आंसर 4। ओके, तो उसको निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या लिखते हैं? SQRT लिखेंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे 16, तो आंसर क्या आ जाएगा? 4। ओके, इसी तरह से हम अगर लिख दें SQRT और ब्रैकेट में लिख दें 64 तो आंसर क्या आएगा? 8, क्योंकि 8 को 8 से मल्टीप्लाई करने पर 64 आता है। ओके, आई होप ये भी आपको अच्छे से आ गया होगा। नेक्स्ट है पावर। पावर क्या होता है? पावर आप लोगों ने देखा होगा, जैसे सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट में हमने बताया था आपको कि कोई भी नंबर उसकी पावर होती है। जैसे कि अगर हम कहें पावर मतलब जैसे कि हम लोग लिखें 2 की पावर 3 की पावर 2। ओके, तो यानी कि 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 = 9, आंसर क्या होगा? 9। ठीक है, 3 की पावर 2 अगर होगा तो आंसर होगा 9। और अगर हम 3 की पावर 4 कर देंगे तो आंसर क्या होगा? 3 3 = 9, 9 3 = 27 और 27 3 = 81। ओके, यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पर? हम देख रहे हैं कि ये 9 कैसे आया? 3 × 3। ठीक है, और अगर यहाँ हम देखें तो कैसे आया? 3 × 3 × 3 × 3। ओके, तो आई होप ये आपको पावर निकालना आता होगा। अगर नहीं आता है तो प्लीज़ थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। तो इसको हमें यूज़ कैसे करना है? हम यहाँ पर लिखेंगे इज इक्वल, यहाँ पर लिखेंगे पावर और ब्रैकेट लगाएंगे और पहले जो बेस है वो लिखेंगे और उसके बाद उसकी पावर लिखेंगे। ओके, और एंटर करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह से हम एक और देख लेते हैं, पावर 3, 4, तो ये आ गया हमारा 81। ओके, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट हम जो है करने जा रहे हैं राउंड फंक्शन। ठीक है, तो राउंड फंक्शन के लिए हम क्या करते हैं? राउंड मीन्स क्या होगा? जैसे कि हम लोग कोई भी नंबर यहाँ पर हमने जैसे ऊपर लिख रखा है 56.654। ओके, तो इसमें क्या है? जो पॉइंट के बाद की जो डिजिट है
वो हमें सारी नहीं चाहिए, हमें एक चाहिए या दो चाहिए, ठीक है, या फिर नहीं चाहिए, तो उस केस में हम राउंड फंक्शन का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ लिखा इज इक्वल राउंड, और ब्रैकेट में वही नंबर लिख दिया 56.654। इसके बाद हमें कॉमा देके एक नंबर देना है, ठीक है। तो हमने नंबर दिया 1, तो आंसर क्या आएगा, डेसिमल के बाद की एक डिजिट आएगी, ठीक है, लेकिन वो उसको राउंड कर देगा। इसके बाद अगर हम यहाँ पर 1 की जगह कर दें 2, ओके, तो हम यहाँ पर कर रहे हैं 2 और एंटर प्रेस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 डिजिट्स आ जाएंगी। और इसी तरह से अगर हम यहाँ पर डेसिमल के बाद कर दे 0 तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, ओके। यहाँ पर हम सेल में एडिट करने के लिए F2 प्रेस कर रहे हैं, इससे पहले भी हम इस चीज़ को बता चुके हैं, ओके। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से आई होगी समझ में। इसका यूज़ भी हम अपनी मार्कशीट पे करके देखते हैं ज़रा। यहाँ पर हम इंट फंक्शन को हटा देते हैं और राउंड फंक्शन लगाते हैं, ओके। यहाँ पर हमने लगाया ROUND राउंड, और क्योंकि यहाँ पर हमें कॉमा के बाद डिजिट लेनी है, मान लो हमें 2 डिजिट्स लेनी है और हमने एंटर प्रेस कर दिया तो ये 2 डिजिट्स आ गई हैं, ओके। अब इसी तरह से अगर हम इसको ड्रैग कर दें यहाँ पर तो ये हमारी, ये देखिए सब में डेसिमल के बाद के 2 डिजिट्स आ गई हैं, ओके। तो आई होप ये आपको अच्छे से आ गया होगा। हम देखते हैं अब नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा क्या है। नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्ट, ओके। तो प्रोडक्ट फंक्शन क्या होता है, जैसे कि हमें पता है प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई होता है। मैथ में हम प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई समझते हैं, तो ये मल्टीप्लाई करता है रेंज को, ओके। रेंज को कैसे मल्टीप्लाई करता है, जैसे हम सम करते हैं रेंज को, यहाँ पे ये नंबर्स हैं हमारे, ठीक है। अब इन नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इज इक्वल प्रोडक्ट ब्रैकेट, रेंज हमारी फर्स्ट सेल क्या है, C4, ओके, और बीच में हमने लगाया कोलन और लास्ट हम लगा देंगे C10, ओके। C10 लगाकर हमने एंटर कर दिया तो ये इसका प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन दिखा देगा, ओके। अगर आपको ये ज़्यादा बड़ी डिजिट लग रही हो तो हम कुछ चेंज कर देते हैं जिससे आपको ये सब चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो 3 2 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18 और 18 3 ज़ा 54, ओके। तो इस तरह से ये हमारा प्रोडक्ट आ गया है। हम किसी भी रेंज का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, जिस तरह से हमने सम किया था उसी तरह से हम मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। होता है मॉड, होता है मॉडुलस, मॉडुलस यानी कि मॉडुलर या मॉडुलस, या फिर हम इसे कह सकते हैं रिमाइंडर, रिमाइंडर हम बोल सकते हैं, ठीक है। जब हम किसी चीज़ को, किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो अगर वो पूरा निकल जाता है तो ठीक है, और अगर पूरा नहीं कटता है तो आंसर पॉइंट्स में आता है, आंसर पॉइंट में ना आए तो उसके लिए वो रिमाइंडर शेष रह जाता है। तो रिमाइंडर को अगर हमें फाइंड करना हो कि कुछ नंबर्स को डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आ रहा है तो उसके लिए हम मॉड फंक्शन यूज़ करते हैं, जैसे कि इज इक्वल मॉड और नंबर कॉमा डिवाइज़र, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि हम किस तरह से मॉड का यूज़ करते हैं। तो मैंने काफ़ी ये सारे फंक्शंस आपको बता दिए हैं, इनमें से कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछिएगा। वैसे तो मैथमेटिकल फंक्शंस बहुत सारे हैं, पर जो इम्पॉर्टेंट है और जनरली ये क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में वो मैंने आपको बताए हैं। इसके बाद आगे मैं और भी फंक्शंस बता रही हूँ आपको, तो वीडियो आगे तक देखिएगा लास्ट तक। देखते हैं मैक्सिमम फंक्शन। मैक्सिमम क्या होता है, मैक्स मतलब मैक्सिमम, मैक्सिमम, ओके। तो मैक्सिमम फंक्शन क्या करेगा, हमें मैक्सिमम डिजिट रिटर्न करेगा, वो चीज़ हमें समझ में यूं ही आती है।
तो मान लीजिए हमने यहाँ लिखा है मैक्स और यहाँ पर हम जो है लिखते हैं नंबर, जो भी हमारे नंबर्स हों उन्हें हम डायरेक्टली लिख सकते हैं और उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो जो भी मैक्सिमम डिजिट होगी वो हमें मिल जाएगी। ओके, अगर हम सेल एड्रेस के अकॉर्डिंग करना चाहें तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। हम अपनी मार्कशीट में ये लगाते हैं मैक्सिमम फंक्शन। यहाँ पर हम देखिए परसेंटेज में हमारा G3 से स्टार्ट है इज इक्वल मैक्स। ओके, और हमारा ये स्टार्ट है G3 से और ये हमारा लास्ट है G52 या 53 है, तो मैं 53 डाल दे रही हूँ, जो होगा आ जाएगा और एंटर प्रेस किया। ओके, तो ये मैक्सिमम परसेंटेज जो है वो 82 है। तो अब यहाँ हम चेक करके देख भी सकते हैं कि क्या यहाँ 82 से ज़्यादा है परसेंटेज। ओके, तो देखिए क्या 82 से ज़्यादा है, नहीं, तो हम इसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लगा के चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी मैक्सिमम निकल जाएगी। ओके, सेम इसी तरह से हम मिनिमम भी निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर ज़रा मिनिमम भी निकाल लेते हैं। ये हमारा है मैक्स और ये है हमारा मिनिमम। ओके, मिनिमम फंक्शन में भी हमें सेम वही करना है, MIN और रेंज देनी है हमारी G3 टू G53। ओके, और इसको एंटर प्रेस कर देना है G53। तो क्या यहाँ पर किसी चीज़ में ज़ीरो भी है, इस वजह से ज़ीरो आ गया है। देखिए ये 3 से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर G53 आई थिंक G52 तक ही है, इसलिए इसने ज़ीरो दिखाया है। ओके, तो हम इसको G52 कर लेते हैं तो ये ज़ीरो नहीं दिखाएगा। ओके, तो ये हमारा है G52। ओके, अब हम इसको एंटर करेंगे तो जो मिनिमम होगी वो आ जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा इसमें था काउंट। काउंट क्या होता है? काउंट ये होता है कि जैसे यहाँ पर कुछ भी नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है, अब यहाँ पर हम देखना चाहते हैं मान लीजिए कि कुछ बच्चे 1000 स्टूडेंट्स जो हैं वो एग्ज़ाम में बैठे हैं। ओके, और उनमें से 950 ने एग्ज़ाम दिया है, तो इसका मतलब 50 स्टूडेंट एब्सेंट हैं। ओके, तो हम ये कैसे पता करेंगे कि 50 स्टूडेंट एब्सेंट हैं? ठीक है, तो उसके लिए हम करते हैं कि मान लीजिए जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें जो बच्चे एब्सेंट हैं उनके आगे परसेंटेज की जगह पर A लिखा हुआ है। ठीक है, मान लीजिए ये परसेंटेज है और यहाँ पर परसेंटेज की जगह पर A लिखा है। A मतलब हो गया कि वो एब्सेंट हैं। ओके, तो काउंट फंक्शन हमें ये काउंट करके बताएगा कि जो रेंज आपने दी है उसमें कितने में नंबर्स हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर अगर हम यहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे यहाँ तक, तो ये कितने हो गए? 6 हैं, 6 सेल्स हैं, यानी कि 6 में डिजिट्स है। लेकिन क्योंकि टेक्स्ट है तो उसको हटा के वो बताएगा 5, यानी कि 6 में से 5 लोगों ने एग्ज़ाम दिया है और एक जो है वो एब्सेंट है। ओके, तो इस तरह से हम काउंट फंक्शन का यूज़ करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर कर रहे हैं इज इक्वल काउंट। ओके, और यहाँ पर रेंज देते हैं जो कि है हमारी C18 कोलन और C23। ओके, सॉरी कोलन लगाना है ये हमें, C23 और ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर कर दिया। ओके, तो ये यहाँ दिखा रहा है 5। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर इसको खाली कर दें तो क्या होगा? ये 4 हो जाएगा। यानी कि काउंट फंक्शन जो है वो सिर्फ नंबर्स वाले सेल को काउंट करेगा, अल्फ़ाबेट्स और ब्लैंक सेल्स को काउंट नहीं करेगा। ओके, तो इस तरह से हम प्रेजेंट एब्सेंट निकाल सकते हैं और भी बहुत तरह से इसका यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं काउंट इफ़ फंक्शन की। काउंट इफ़ भी काउंट करेगा, लेकिन किसको काउंट करे ये आपको बताना होगा। जैसे कि इस रेंज में हमें यहाँ पर दिख रहा है कि 45 2 टाइम्स है। इसी तरह से अगर हमें काउंट करना है कि 45 कितने टाइम्स है, बहुत सारी रेंज है, या हमारा मान लेते हैं एक एग्जांपल लेते हैं
कि आपकी परसेंटेज जो है वो 90 है। मान लीजिए हमने किसी भी क्लास में अनाउंस किया था कि 90 मार्क्स जिसके भी आ जाएंगे मैं उसे स्पेशल प्राइज़ दूंगी, ठीक है। अब मान लीजिए वो 90 मार्क्स ज़्यादा बच्चों के आ गए हैं, 2 के, 4 के, 10 के, तो हमें मालूम करना है कि कितने बच्चों के 90 मार्क्स आए हैं। तो उस केस में हम काउंट इफ का यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें लिखना होगा काउंट इफ, और उसके बाद हमें रेंज देनी होगी। मैं यहाँ पर रेंज यही ले रही हूँ जो मैं लास्ट टाइम ली थी, 18 और C23, ओके। तो इसके आगे हमें कॉमा लगाकर डिजिट देना ज़रूरी है कि हम किसको काउंट कर रहे हैं। तो हम 45 को काउंट कर रहे हैं, तो 45 है यहाँ पर 2 टाइम्स। अगर हम यहाँ पर भी 45 लिख देते हैं तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स, ओके। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा अच्छे से। इसके बाद है एवरेज, ओके। एवरेज आप जानते हैं एवरेज का मतलब क्या होता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग 5 लोग हैं और 5 लोगों ने 6 रोटी खाई हैं, और उसको अगर हम डिवाइड करके निकालना चाहें तो हम 6 को डिवाइड कर देंगे 5 से, तो हमें पता चल जाएगा कि एवरेज क्या आया है, ठीक है। लेकिन हो सकता है उसमें किसी ने 1 ही खाई हो, किसी ने 3 खा ली हो, ठीक। तो उस तरह का जो एवरेज होता है उसे हम एवरेज फंक्शन के थ्रू भी निकाल सकते हैं। अगर हम बिना एवरेज के निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले टोटल करना पड़ेगा, फिर उसको नंबर ऑफ सेल्स से डिवाइड करना होगा। लेकिन यहाँ पर एवरेज निकालने के लिए हमें टोटल या कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हमें एवरेज लिखना है। बस एवरेज की स्पेलिंग हमें ध्यान रखना है कि सही हो, करेक्ट हो। और उसके बाद हमें रेंज देनी है। रेंज है हमारी C18 to C23 और इसको 23 और इसको एंटर कर देना है। तो ये इसका एवरेज आपको दिखा देगा, ओके। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इस एवरेज का यूज़ हम मार्कशीट पे भी कर सकते हैं या कहीं और भी कर सकते हैं। तो ये थे हमारे स्टैटिस्टिकल फंक्शन, और आगे हम देख रहे हैं टेक्स्ट फंक्शन क्या होते हैं। टेक्स्ट फंक्शन का नॉर्मली बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं हम लोग, बट एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, और इन फंक्शंस का यूज़ आप जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा होगा। तो इनको अच्छे से समझ लीजिएगा, जिससे वहाँ पर भी आपके लिए ये चीज़ समझना आसान हो जाएगा कि ये है क्या, ओके। तो टेक्स्ट फंक्शन, ओके। टेक्स्ट फंक्शन यानी कि जो नॉर्मल हम लिखते हैं वो टेक्स्ट होता है, और उस टेक्स्ट पर हम कौन से फंक्शंस अप्लाई करके अपने टेक्स्ट को अच्छा और बेहतर कर सकते हैं, उसके लिए हम टेक्स्ट फंक्शन यूज़ करेंगे, ओके। तो सबसे पहला हमारा फंक्शन है अपर केस, ओके। तो अपर फंक्शन के लिए हम क्या करते हैं, इज इक्वल अपर, और ब्रैकेट में हम कोई भी वर्ड लिख देते हैं कंप्यूटर, ओके। तो ये क्या करेगा, ये हमारे कंप्यूटर वर्ड को कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट कर देगा। जैसे कि आपको पता है अपर का मतलब होता है कैपिटल, ओके। तो हम इसको एंटर प्रेस करते हैं और देखते हैं जी ये कैपिटल हो गया है। अगर इसका यूज़ हम नॉर्मल अपनी शीट्स में करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगी यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर हमने लिखे हुए हैं नेम्स, ओके। तो हम यहाँ पर कर रहे हैं इज इक्वल अपर ब्रैकेट, और हमारा सेल है ये, ठीक है, B2, और ब्रैकेट क्लोज करके हमने कर दिया इसे एंटर, ओके। तो ये देखिए नेम पूरा कैपिटल में आ गया है। और अब अगर हम इसे यहाँ से ड्रैग करके इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा इसे अगर हम यहाँ से ड्रैग करेंगे, कंट्रोल D प्रेस करेंगे, तो ये आपका इस तरह से जहाँ तक भी आप करेंगे वहाँ तक ये आपके नेम्स को के जो लेटर्स हैं उनको कर देगा कैपिटल में, ओके। तो अगर हमें इस तरह का कुछ करना हो तो हमें यूज़ कर सकते हैं, ओके। अब हम इसको उठा के उधर भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं कि हमें अपनी शीट में कैपिटल लेटर्स में सर्च करना है, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला फंक्शन है लोअर। तो लोअर भी हम इसी तरह से यूज़ करेंगे, इज इक्वल LOWER और ब्रैकेट, और इसके अंदर ये डबल कोड लगाना ज़रूरी है। शिफ्ट के साथ हम इसका डबल कोड लगाएंगे
और बिना डबल कोड के कोई भी टेक्स्ट फंक्शन काम नहीं करेगा। ओके, तो इसका आप ध्यान रखिएगा और इसको एंटर प्रेस कर देंगे। तो ये तो क्योंकि लोअर ही था तो लोअर ही आया है। अब अगर हमें इसको चेक करना है तो हमें ये इस वर्ड को कैपिटल लिखना होगा। तो कैपिटल लिखने के लिए हमने यहाँ पर कैपिटल लिख लिया है और एंटर प्रेस किया है, तो ये हमारा आ गया है। ओके, इसी तरह से है लेफ़्ट। ओके, अब लेफ़्ट का क्या मतलब है, अगर हम चाहते हैं कि हमारा ये वर्ड जो है कंप्यूटर वो लेफ़्ट साइड से कुछ नंबर्स रिटर्न कर दे। ओके, यानी कि हमें कंप्यूटर में से COMP चाहिए और बाकी का नहीं चाहिए, तो हम उसके लिए लेफ़्ट फंक्शन यूज़ करेंगे LEFT, ठीक है। और हमारा जो भी होगा हम कंप्यूटर ही लिखते हैं COMPUTER कंप्यूटर, और उसके बाद हमें बताने नंबर ऑफ़ कैरेक्टर, ठीक है। अब हमने 4 कहा है, COMP लाने के लिए हमें 4 कैरेक्टर्स चाहिए, तो हम इसको 4 लिखकर एंटर करेंगे, तो ये हमारा COMP आ गया है। इसी तरह से राइट से अगर हमें चाहिए RIGHT, राइट हमने लिखा यहाँ पर, ठीक है। और इसमें हमने यहाँ पर पहले तो टेक्स्ट दे दिया, ये हमारा टेक्स्ट हमने कंप्यूटर ही लिख लिया है, और इसके बाद कॉमा लगा के हमने 4 लिखा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा UTER, ठीक है। तो ये हमारा राइट से रिटर्न कर देगा। ओके, प्रॉपर फंक्शन क्या करता है, प्रॉपर फंक्शन हमारे टेक्स्ट को प्रॉपर वे में लाता है, यानी कि टाइटल केस में कन्वर्ट करता है। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर हमने लिखा प्रॉपर और इसमें लिख दिया है कंप्यूटर नॉलेज सेंटर। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमने C तो कैपिटल किया था, पर K और C आगे का भी कैपिटल होना चाहिए था, नॉलेज का K और सेंटर का C भी कैपिटल होना चाहिए था, क्योंकि एक नेम था। तो ये प्रॉपर फंक्शन इस चीज़ को कर देगा। ओके, तो ये काम है प्रॉपर फंक्शन का। उसके बाद है मिड फंक्शन। मिड फंक्शन क्या करता है, मिड फंक्शन हमारे पहले तो इसमें 3 चीज़ें हमें देनी होती हैं। एक तो टेक्स्ट देना है, तो हमने टेक्स्ट लिया है कंप्यूटर। दूसरा है स्टार्टिंग लेटर्स। ओके, तो मान लीजिए हमें MPT रिटर्न कराना है, तो वो M क्या है, वो हमारा 3rd डिजिट पर है, यानी कि कहाँ से स्टार्ट करना है, स्टार्ट नंबर, ठीक है। तो वो तीसरा है, और उसके बाद नंबर ऑफ़ कैरेक्टर, उसके बाद के कितने कैरेक्टर्स आपको चाहिए। मान लीजिए हमें 4 कैरेक्टर्स चाहिए, MPTE भी चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कॉमा लगा के 4 लिख देंगे और एंटर कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा MPTE रिटर्न हो जाएगा। ओके, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम करते हैं रिप्लेस फंक्शन। रिप्लेस क्या करता है, रिप्लेस हमारे वर्ड्स को, जो भी वर्ड्स कहीं पर लिखे हुए हैं उनकी जगह हम किसी दूसरे वर्ड को ला सकते हैं, या फिर हम इसे फार्मूलाज में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो फार्मूलाज में आगे हम यूज़ करके हम दिखाएंगे, फ़िलहाल हम इसका सिंपल यूज़ आपको दिखा रहे हैं। तो मान लीजिए ये जो हमारा सेल एड्रेस है, हम सेल एड्रेस से ले लेते हैं। यहाँ पर हमने लिखा था ये कंप्यूटर नॉलेज सेंटर, तो ये हमारा कॉमा लगा दिया हमने। अब स्टार्ट कहाँ से करना है, हमें नॉलेज से स्टार्ट करना है। कंप्यूटर को हमें कंप्यूटर की जगह कुछ और लिखना है, ठीक है। तो हमें फर्स्ट से ही स्टार्ट करना है, और फर्स्ट से स्टार्ट करना है। उसके बाद है नंबर ऑफ़ कैरेक्टर, कितने कैरेक्टर्स को रिप्लेस करना है, ठीक है। तो कितने कैरेक्टर्स को रिप्लेस करना है, 3, 3, 6 to 8, यानी कंप्यूटर वर्ड को पूरा हमें रिप्लेस कर देना है। तो ये 8 हो गया, और इसकी जगह नेक्स्ट क्या वर्ड होना चाहिए, न्यू वर्ड हमारा क्या है, या न्यू टेक्स्ट क्या है, वो हम यहाँ लिख देते हैं MULTI। ओके, तो हमें क्या करना है, कंप्यूटर नॉलेज सेंटर को मल्टी नॉलेज सेंटर लिखना है। लेकिन इसमें आप ध्यान रखिएगा कि जब हम सिंपल टेक्स्ट लिख रहे हैं तो उसको डबल कोड में इस तरह से ही लिखना है। अगर इस तरह से नहीं सिंपली लिखेंगे तो वो रॉन्ग बताएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा ये आ गया है आपका रिटर्न होके यहाँ से मल्टी नॉलेज सेंटर। ओके, तो इस तरह से हम रिप्लेस का यूज़ कर सकते हैं। अब अगला फंक्शन है हमारा लेन फंक्शन। लेन फंक्शन हमें लेंथ बताता है किसी भी टेक्स्ट
ही। ओके, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे LEN और ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है, ब्रैकेट लगा देंगे। और हम यहाँ पर ले लेते हैं, हमें इसकी लेंथ मालूम करनी है, तो हमने ये डबल कोड लेकर एंटर कर दिया। तो हम इस तरह से भी ले सकते हैं और डायरेक्ट टेक्स्ट लिखकर भी ले सकते हैं। ओके, इसमें एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा कि जो लेटर्स हैं उनको तो काउंट करेगा ही, साथ में जो बीच में स्पेसेस हैं उन्हें भी काउंट करेगा, ठीक है। यानी कि COMPTUR 8 और फिर नॉलेज में भी 8 लेटर्स हैं, 16 हो गए। और फिर ये है CENTR, ये है 6, तो ये हो जाएंगे आपके 22। और क्योंकि 2 स्पेसेस बीच में हैं इसलिए ये 24 दिखा रहा है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब यहाँ पर अगर हम ट्रिम करना चाहते हैं लेफ़्ट से, मान लीजिए हमने यहाँ पर कंप्यूटर वर्ल्ड में काफ़ी इस तरह से स्पेस दिया हुआ है, ठीक है, तो क्या होगा, नॉर्मली तो यहाँ पर स्पेस के साथ ही प्रिंट होगा, बट अगर हमने यहाँ पर ट्रिम लगा दिया है तो ट्रिम क्या करेगा, उन स्पेसेस को रिमूव कर देगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, TRIM ट्रिम, और हमने यहाँ पर इसी सेल का एड्रेस हम ले लेते हैं और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। ओके, तो क्या करेगा, ये उन स्पेसेस को रिमूव कर दिया, जो यहाँ पर आपको दूर दिख रहा था वो यहाँ पर आपको नॉर्मल दिख गया है। ओके, तो यानी कि अगर कोई डेटा आपके पास है और उसमें जगह जगह पे, कुछ जगह पे स्पेस है, कुछ पे नहीं है, तो उसको आप नॉर्मल करना चाहते हैं तो हम ट्रिम फंक्शन का यूज़ करके फिर उसे ड्रैग कर सकते हैं। ओके, आ रहे हैं तो हम देखने जा रहे हैं कनकैटिनेट फंक्शन। कनकैटिनेट फंक्शन क्या करता है, 2 स्ट्रिंग को एक साथ जोड़ देता है। जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिख रही हूँ, कंप्यूटर, नॉलेज एंड सेंटर, ये मैंने अलग अलग सेल्स में लिखा है। और अगर अब मैं चाहती हूँ कि ये तीनों वर्ड्स एक साथ एक ही सेल में आ जाएं, तो उसके लिए हम कनकैटिनेट फंक्शन यूज़ करेंगे। लिखेंगे = कनकैटिनेट ब्रैकेट और फिर उन तीनों सेल्स के सेल एड्रेस दे देंगे कॉमा लगाकर। ओके, इसके अलावा हम डायरेक्टली वर्ड्स भी यहाँ पर लिख सकते थे, बट इस तरह से भी कर सकते हैं। ओके, तो ये काफ़ी यूज़फुल होता है और इसके बारे में पेपर्स में आ चुका है, इसलिए मैंने ये आपको बताया। इसके अलावा यहाँ पर अगर वर्ड्स के बीच में आपको स्पेस चाहिए तो सिंपली स्पेस देने पर नहीं आएगा, बल्कि कॉमा के बाद आपको डबल कोड लगाकर उसके अंदर स्पेस देना होगा। डबल कोड ओपन एंड डबल कोड क्लोज, दोनों के बीच में लगाकर उसके बाद स्पेस देंगे और उसके बाद फिर से कॉमा दे देंगे। ओके, तो इस तरह से आपके वर्ड्स के बीच में स्पेस आ जाएगा। आई होप आपको ये अच्छे से आ रहा होगा समझ में। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। आई होप आपको टेक्स्ट फंक्शन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लॉजिकल फंक्शंस पढ़ेंगे और उन लॉजिकल फंक्शंस का यूज़ हम सेल्स रिपोर्ट और सैलरी रिपोर्ट में करेंगे। जैसे कि जानते हैं कि हम लोग लास्ट क्लास में सेल्स रिपोर्ट और सैलरी रिपोर्ट बता चुके हैं आपको, सिंपली करना और इन फंक्शंस का यूज़ कैसे करेंगे उसमें, वो हम यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके।